स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी से मिले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से बम्पर जीत मिली है पार्टी को। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और राहुल गांधी ने भी दी बधाई। और इसी के साथ में केरल के अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह होता है दोस्तों, तब ये पूरा मामला सामने आया है। और इसके बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोला कि कांग्रेस ने उत्तर भारत के अंदर इस राज्य में किया है जबरदस्त तरीके का काम। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और कैसे कम से कम 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत के अंदर किसी राज्य के अंदर अपनी सरकार को दोबारा बनाने की स्थिति में आ गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में 2 बैलेट पेपर गायब करने के मामले को लेकर 8 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को अपना विस्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद थे दोस्तों, यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता, जिसमें उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे दोस्तों। इन सारे नेताओं की मौजूदगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी एक साथ केरल के अंदर एक मंच पर दिखाई दी। इसे कांग्रेस पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है दोस्तों राज्य के अंदर, यानी केरल राज्य में कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद अपनी सरकार बना रही है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में और खासकर जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने केरल में सरकार बनाई है दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की दोस्तों, और मुख्यमंत्री ने डिटेल में बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है दोस्तों। और जीत इतनी बड़ी थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों के अंदर शिकस्त दे दी दोस्तों। एंटी इनकम्बेंसी भारी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति। इसके बावजूद आम जनता जो अगले साल होने वाले यानी मात्र 8-9 महीने के बाद होने वाले चुनाव से पहले वोट डाल रही थी दोस्तों। जनता ने बता दिया कि सेमीफाइनल में जनता कौन से पार्टी पर मोहर लगा रही है और फाइनल में क्या नतीजे होने वाले हैं, ये सेमीफाइनल में ही तय हो गया है दोस्तों। यानी 8 महीने में तो कुछ बदलेगा नहीं। और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी सरकार को लेकर तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार उदयवीर पठानिया ने बताया कि यह मुकाबला 19-21 का था। बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव से पहले जिस तरीके का नैरेटिव चलाया था, चुनावी नतीजों से इसकी झलक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। फर्स्ट फेज में मैच बिल्कुल मुकाबले में छूटा है और इसका मतलब यह है कि बीजेपी पिछड़ चुकी है दोस्तों। कहने का मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती है दोस्तों, तो शहरी क्षेत्रों में जीती है। अगर बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में बढ़त नहीं मिली तो भाजपा के जीतने की संभावना हिमाचल प्रदेश में लगभग खत्म हो जाती है। और इसी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि पहले चरण में शहरी क्षेत्रों के अंदर चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी 19-21 की लड़ाई में पिछड़ गई। तो इसका मतलब अब आने वाले ग्रामीण चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कुछ अता नहीं पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गई है दोस्तों। वरिष्ठ पत्रकारों ने कांगड़ा समेत अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर कहा कि यह पार्टी के लिए एकदम शुभ संकेत है, क्योंकि अमूमन हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव के 6 महीने 7 महीने के बाद चुनाव होता है। और जो नतीजे निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी के इलेक्शन में होते हैं, वही नतीजे आने वाले चुनाव में देखे जाते हैं। 2021 में भी इसी तरीके का माहौल बना था। तो फिर कह सकते हैं कि 27 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में आसान हो गया है दोस्तों। और यही बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब केरल पहुंचे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको केरल में सारी बातें बताई दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को यानी कल बीते दिन केरल में पहुंचे थे दोस्तों। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश के शहरी निकाय के चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस पार्टी की जीत की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े क्षेत्रों में हमने शिकस्त दी है, चाहे वो कांगड़ा हो, मंडी हो या अधिकांश जिलों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। सुक्खू ने इस बारे में बताते हुए राहुल गांधी से और भी कई चर्चाएं की है दोस्तों। कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों का विस्तार हुआ था दोस्तों। संगठन का विस्तार हुआ था, एक नया प्रारूप देखने को मिला था। ऐसे में इन्हीं संगठन विस्तार के कारण पार्टी को फायदा मिला है दोस्तों। और खासकर जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर कुछ दिनों पहले गए थे, उन लोगों के कारण बीजेपी के अंदर अंतर्कलह और ज्यादा बढ़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा इलाका है दोस्तों जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता अमूमन भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं दोस्तों। पिछली बार आपको याद होगा 2022 के चुनाव में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश फोन कर करके बोल रहे थे कि विरोध मत करिए, चुनाव मत लड़िए, पार्टी के खिलाफ मत लड़िए। और वो सारे के सारे नेता एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जीत के पीछे एक बड़ा कारण भाजपा की खुद की बगावत भी है दोस्तों, क्योंकि जयराम ठाकुर को लेकर एक जबरदस्त तरीके का विरोध पार्टी के अंदर चल रहा है। और विरोध इतना ज्यादा है दोस्तों कि जयराम ठाकुर को यानी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा यानी आने वाले दिनों के लिए चुनाव के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा दोस्तों जयराम ठाकुर को अपने ही क्षेत्र में हरा दिया गया। जो अपडेट है वो ये की
नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने इस बार जबरदस्त जीत हासिल की है। दोस्तों जो परिणाम सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने 23 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 20 और अन्य के खाते में कुछ सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी के समर्थित प्रत्याशी ने नेर चौक से लेकर रिवालसर और अलग अलग क्षेत्रों में जीत हासिल की है, एक तरफा जीत हासिल की है। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़वा रही थी दोस्तों, जिसमें 2 बार के विधायक इंद्र सिंह गांधी और भाजपा के जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष पाल वर्मा चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी राज्य सचिव प्रियंका शर्मा चुनाव लड़ रही थी और मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने के बावजूद, हाई प्रोफाइल लोगों के चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव लड़ने के बावजूद इनका इतना बुरा हाल था दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र हिमाचल प्रदेश का चेहरा अपने क्षेत्र में चुनाव हार जाता है। दोस्तों इसे पता चल रहा है कहीं ना कहीं मंडी में 7 नगर निकायों में 65 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए विकास खंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य के बीच में 2 बैलेट पेपर गायब हो जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बैलेट पेपर लेखन कार्य में तैनात 8 कर्मचारियों के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया दोस्तों। यानी बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं और चुनाव में एकदम सख्ती अपनाई जा रही है। अगर कहीं भी कुछ भी उल्टा होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है दोस्तों। 8 कर्मचारियों पर अचानक से FIR दर्ज करवा देना और इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करना, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवा रही है और किसी भी तरीके के समझौते को स्वीकार नहीं कर रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी होती है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा फैसला बांग्लादेशी सीमा से जुड़े जमीन के बाड़े बंदी को लेकर है दोस्तों। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि पहले कैबिनेट की बैठक में वो बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज करने के लिए जमीन मुहैया करा देंगे, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF को जो पश्चिम बंगाल की सरकार को जमीन देनी है, जो काम पेंडिंग चल रहा है उसको पूरा कर लिया जाएगा, जमीन दे दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन मामला अलग ही तरीके का फंस गया है, पेच फंस चुका है। आपको बता दें कि राज्य के अंदर खाद्य मंत्री अशोक कीर्तानिया ने बताया है कि सरकार 45 दिनों के अंदर जमीन BSF को देने के लिए प्रतिबद्ध है और बताया गया कि उत्तर 24 परगना में मीडिया से बात करते हुए कि उत्तर 24 परगना के अंदर ज्यादातर हिस्सों में भूमि अधिग्रहण का काम संतोषजनक रहा है, यानी जमीन ले ली गई है लोगों से और उसे BSF को दे दिया जाएगा। बाकी कहा गया है कि बसीरहाट में कुछ निवासी बाड़े बंदी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से हटने से इंकार कर रहे हैं। कुछ परिवार हैं जो अपनी जमीन देकर पुनर्वास के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मैंने कलेक्टर से कहा है कि अगले 7 दिनों के अंदर इन परिवारों को मनाया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे पहले कि एक ही कैबिनेट में फैसला आ जाएगा और जमीन लेकर दे देंगे, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों की जमीन की जो हकीकत है वो बीजेपी को पता चल रहा है कि आम जनता इस जमीन के लेन देन से प्रभावित हो रही है और आम जनता जब तक जमीन देने के लिए तैयार नहीं होगी दोस्तों तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी सरकार ने ये काम रोका हुआ था, लेकिन सारे आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि आम जनता जो वहां पर रह रही है, जब वो अपने जमीन को किसी सरकार को देने के लिए राजी हो जाएंगे बाड़ेबंदी करने के लिए, तब जाकर ही बाड़ेबंदी की जा सकती है। तो ऐसे में अंततः फैसला तो आम जनता को लेना है दोस्तों की जमीन है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा बीजेपी वालों के बारे में जो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता कर रही हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि आम जनता से बातचीत कर रहे हैं, अगर वो जमीन दे देंगे तो हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर लेंगे। साथ साथ बड़े दिनों के बाद पता चला दोस्तों कि देश के अंदर मीडिया कितनी बुरी हालत में है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अभी कई सारे देशों की यात्रा पर है दोस्तों। 5 देशों की यात्रा बताया जा रहा है। नेदरलैंड के बाद नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे थे। नॉर्वे वो देश है दोस्तों जहां पर प्रेस फ्रीडम यानी मीडिया की आजादी नंबर 1 पर है दोस्तों। यूं कहे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं मीडिया आजाद है तो वो नॉर्वे में आजाद है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी जब नॉर्वे में गए थे, वहां के लोगों से मुलाकात करने के लिए, खासकर सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत और नॉर्वे के बीच में कुछ डील का ऐलान कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी को मीडिया के सवालों का जवाब देना था, लेकिन बाद में पता चलता है कि बिना सवालों का जवाब दिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो इसके बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी जाने लगते हैं दोस्तों, पीछे से लोग, खासकर जो मीडिया वाले नॉर्वे के हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आप हमारे सवालों से क्यों दूर जा रहे हैं, आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। हम नॉर्वे में दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री मीडिया वाले लोग हैं, यानी हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। देश दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोगों की रैंकिंग है और हम लोगों की आजादी सबसे ज्यादा है, हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। और नॉर्वे अपने फ्री मीडिया के लिए जाना जाता है दोस्तों, निष्पक्ष मीडिया के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत की रैंकिंग कितनी है आप लोग जानते हैं? भारत को मीडिया की आजादी में 157वां स्थान मिला हुआ है दोस्तों, यानी सबसे बदतर स्थिति में है भारत। सबसे बदतर स्थिति वाले देशों में भारत का नाम इस मामले पर शामिल है, यानी प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी का बहुत बुरा हाल है भारत के अंदर। और इसी बात का जिक्र करते हुए पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से कहा कि हमारे सवालों का जवाब देते जाइए, यहाँ पर सबसे आजाद मीडिया है, आपसे सवाल पूछना चाहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सवाल को इग्नोर करते वहां से जाने का फैसला लिया दोस्तों। ऐसे में एक चीज जो क्लियर है वो ये कि कहीं
ना कहीं देश की जनता को पता ही नहीं है कि फ्री मीडिया का मतलब क्या होता है, यानी आजाद आवाज जब उठी है तब सरकारें कैसे काम करती है दोस्तों। कहीं ना कहीं देश के अंदर गोदी मीडिया का जो पूरा तंत्र बनाया गया है उसने भारत की आम जनता की सोचने की क्षमता खत्म कर दी है कि एक आजाद मीडिया आम जनता के लिए कितना भला कर सकता है और सरकार से कितनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकता है। और जो आवाजें सरकारों सवाल पूछ रही है दोस्तों उन पर अलग अलग तरीके के थप्पे लगा दिए जाते हैं। किसी को खान मार्केट गैंग, किसी को लुटियंस गैंग बोल बोलकर बदनाम कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सामने नॉर्वे के अंदर साफ तौर पर दोस्तों पत्रकारों ने बता दिया कि वो किस लिए प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। भाजपा की सरकार ने 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देने का फैसला लिया है। 1 जून से ये फैसला लागू किया जाएगा। इसके बाद अब जो कैलकुलेशन किया जा रहा है दोस्तों तो उससे पता चला है कि टोटल पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा जाएगा। और हर महीने अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो लगभग 6600 से लेकर 7200 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को आएगा। पश्चिम बंगाल सरकार को कहे तो 1 साल के अंदर तकरीबन 80,000 करोड़ के बजट का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपए भेजने के लिए करेगी दोस्तों। लेकिन जो ऑयल की बड़ी कंपनी है भारत के अंदर उनका दावा है कि उनको लगभग 1,000 करोड़ रुपए का डेली नुकसान होता है। ऐसे में अगर भाजपा सरकार देश की आम जनता को तेल कम खरीदो जैसी बातें बोलने की जगह देश की जनता के लिए नॉर्मल दाम पर तेल उपलब्ध करवाए दोस्तों और 82,000 करोड़ 80,000 करोड़ जो यहाँ खर्च कर रहे हैं बंगाल में, अगर वो देश में खर्च किया जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम नॉर्मल रहेंगे और देश के अंदर सारी आर्थिक गतिविधियां चलती रहेगी। यानी 80 दिन का जुगाड़ तो दोस्तों केवल बंगाल के इस पैसे से हो सकता है और कहीं ना कहीं इसे पूरे देश की जनता को फायदा मिलेगा क्योंकि तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई झेलेगा दोस्तों तो आम जनता और तमाम तरीके के नुकसान होंगे। महंगाई तो और ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों, साथ में आसमान पर पहले ही महंगाई पहुंचा हुआ है और साथ ही साथ नौकरियों को लेकर भी संकट उत्पन्न होने वाला है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तेल को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे देश की आर्थिक गतिविधि चलते रहे। लेकिन बीजेपी के पॉलिसी यानी उसके नीति को लेकर ना तो गोदी मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों, ना कहीं और देश में सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि जब देश पर संकट आया था तब मनमोहन सिंह जी ने देश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था दोस्तों और कंपनियां जो कह रही थी कि उनको नुकसान हो रहा है उसकी जांच करने के बाद उनको पैसे दिए गए और तेल कीमत को लिमिट में रखा गया और उसके बाद देश के अंदर आर्थिक गतिविधि चलती रही और बाद में जब स्थिति एकदम नॉर्मल हुआ तो फिर भारत ने अच्छा खासा विकास किया। तो इसका मतलब यह है कि तेल एक ऐसी चीज है या गैस एक ऐसी चीज है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो भी पैकेज की जरूरत पड़े वो पैकेज देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद 6 महीने के अंदर होगा उपचुनाव। शुभेंदु अधिकारी के घमंड को चकनाचूर करने के लिए क्या मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी दोस्तों, ये चर्चाएं लगातार चल रही है। यानी नंदीग्राम विधानसभा सीट से भी चुनाव जीत गए थे शुभेंदु अधिकारी और दोनों सीट भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से जीतने के बाद उनको कोई एक सीट छोड़नी थी तो उन्होंने फैसला लिया कि वो नंदीग्राम की सीट को छोड़ेंगे और नंदीग्राम की सीट पर किसी अपने करीबी को चुनाव लड़ा सकते हैं दोस्तों, या फिर बीजेपी किसी व्यक्ति को बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगी तो हो सकता है उस व्यक्ति को बंगाल में चुनाव लड़ाया जा सके दोस्तों। अलग अलग नेताओं को लेकर चर्चा चल रही है लेकिन ममता बनर्जी पर अभी ये दावा सामने आ रहा है। 4PM वालों ने बताया है कि ममता बनर्जी इस बात पर विचार कर रही हैं कि वो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में कूदे दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी अभी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, विधानसभा की मेंबर नहीं है और विधानसभा में अगर ममता बनर्जी नहीं रहेंगी तो बीजेपी वालों को खुली छूट मिल जाएगी दोस्तों। और अभिषेक बनर्जी भी सांसद है तो ऐसे में ममता बनर्जी को विधानसभा में जाना चाहिए। कई सारे लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी क्योंकि एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर जानी जाती है, एक सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली नेता के तौर पर जानी जाती है, उन्होंने अपनी पूरी राजनीति वाम मोर्चा के खिलाफ जो करी वो सड़कों पर करी है दोस्तों और इसीलिए वो जानती है कि सड़कों पर लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है और अगर विधानसभा की मेंबर होंगी तो वो अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज करेंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम से चुनावी मैदान में कूदे, ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी क्योंकि सबको पता है कि अगर नंदीग्राम में जाती है ममता बनर्जी और बंपर जीत के साथ वापस लौटती है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए तो मात्र 2000 वोटों से वो हारी थी और 6 महीने के बाद चुनाव होंगे तो सबको बीजेपी सरकार की हकीकत पता चल ही जाएगी दोस्तों। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जितना आसान लग रहा है उतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी बड़े लंबे समय से राजनीति कर रही है दोस्तों और बंगाल के बारे में सब कुछ जानती है। उनको पता है कि बंगाल में कैसे जमीनी लड़ाई लड़ी जाती है दोस्तों। वाम मोर्चा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ दी उस समय में जब 36-37 साल पुरानी सरकार को हराना बहुत मुश्किल काम था और पूरा एक तंत्र था, उनका सिस्टम था, तभी ममता बनर्जी जीती दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको मिला और कांग्रेस पार्टी की नेत्री भी रही है। तो ऐसे में ये तय है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आने वाली है बंगाल में और लेफ्ट पार्टी को भी साथ में जोड़कर विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा तैयार करके आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को विधानसभा में आना चाहिए तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ
जेडीयू को उसे ही टिकट मिलेगा जो थैली पहुंचाएगा, जेडीयू के अंदर उसे ही टिकट मिलेगा। ये दावा जेडीयू के सांसद के पति, जेडीयू के विधायक के पिता और जेडीयू के नंबर 5 नेता आनंद मोहन ने दिया है। दोस्तों आनंद मोहन कहते हैं कि जेडीयू में उसे ही टिकट मिलेगा जो थैली पहुंचाएगा। जेडीयू में चांडाल चौकड़ी का बोलबाला है और जेडीयू में मंत्री वही बनेगा जो करोड़ों रुपए देगा। आरा के एमएलसी उपचुनाव में थैली पहुंचाने वाले को करारा तमाचा मिला। बेटे ने आरजेडी से गद्दारी की लेकिन फिर भी कोई पूछ नहीं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि दोनों बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब आपसी फूट खुलकर सामने आने लगी है। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ने के बाद ये तो तय है कि जेडीयू के अंदर अब सबसे बड़े पोस्ट की दावेदारी को लेकर खींचतान और ज्यादा बढ़ेगी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया दोस्तों, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वारिस बनने के लिए नेता इस तरीके से जेडीयू में एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान मिल्लत टाइम्स ने उनसे बात किया दोस्तों। तो युवक ने कहा कि जो व्यक्ति आजम खान 10 बार विधायक रहा हो, कई बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, वो किताब चोरी कैसे करेगा, वो दुकान से पैसे कैसे चुराएगा, बकरी चोरी और मुर्गे चोरी कैसे करेगा। यानी सबको ये पता है दोस्तों कि आजम खान को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्योंकि आजम खान जैसा एक बड़ा नेता जो खुद आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाते हैं दोस्तों, यानी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया जो पूरे इलाके में किसी का नहीं है। इसके बावजूद जैसे ही सरकार बदलती है छोटे छोटे मामले पर उनको सजा दिलवाई गई दोस्तों। इससे पता चलता है कि साफ तौर पर एक सुनियोजित तरीके से टारगेटिंग के तहत आजम खान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही उनके एक बयान को विवादित बयान बताते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कलेक्टरों से मैं जूते साफ करवाऊंगा, जबकि ये एक नॉर्मल बोलने की आजादी के तहत आता है दोस्तों। इसके बावजूद 2 साल की इनको सजा दी गई है। तो इससे पता चल रहा है कि पूरा तंत्र कैसे काम कर रहा है दोस्तों, और खासकर आजम खान के खिलाफ कैसे काम कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर यूडीएफ की सरकार ने पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसे आम जनता को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। आशा वर्कर के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया और 3000 रुपए हाई करने, दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। आशा वर्कर्स ने जिस तरीके से समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है दोस्तों, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पहले कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 3000 रुपए का बढ़ोतरी किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी सरकार ने लिया है और वीडी सतीशन इस तरीके के और फैसले लेंगे दोस्तों, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए नेता है और आम जनता की डिमांड पर राहुल गांधी ने सतीशन को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दी है और पहले दिन से कैबिनेट की पहली बैठक से ही काम पर लग गए हैं, जो अच्छी बात भी है। इसी के साथ में दोस्तों केरल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि भाजपा वालों कुछ तो सीखो कांग्रेस पार्टी से। यानी शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन का चल रहा था दोस्तों, और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो पहली पंक्ति थी यानी जो पहली लाइन है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डीके शिव कुमार कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री दिखाई देंगे और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री दिखाई देंगे दोस्तों। और यहाँ पर 2 लोग दिखाई देंगे, वो है एक लेफ्ट पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरे विजयन जो अब नेता विपक्ष बने हैं लेफ्ट पार्टी की तरफ से केरल में, तो उनको तो आगे बिठाना ही चाहिए। यानी सोचिए कि अगर कांग्रेस पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष का इतना सम्मान कर रही है तो भाजपा वाले राहुल गांधी का अपमान करने के लिए जो लाल किले पर बैठक होती है दोस्तों, लाल किले पर जो भाषण होता है उसमें 6ठी 7वीं लाइन पीछे की देते हैं ताकि राहुल गांधी का अपमान किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह फिर भी विपक्ष के नेता पिनरे विजयन को आगे सीट दी गई दोस्तों। और ये तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर जिसके पास मात्र 3 विधायक है, जिसमें से एक विधायक है चंद्रशेखर, उनको आगे की सीट दी गई है। यानी बीजेपी से कम आधे दर्जन पार्टी ऐसी है केरल के अंदर जिसके पास ज्यादा सीटें हैं दोस्तों, उनको आगे बिठाने की जगह भाजपा वाले को भी आगे बिठा दिया गया। तो एक तरीके से मैसेज दे रही है कांग्रेस पार्टी केरला के अंदर की बीजेपी वाले राहुल गांधी से इतना चिढ़ते हैं और उनको इतना बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाल किले पर राहुल गांधी का अपमान करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो एक कैबिनेट के मंत्री के स्तर का व्यक्ति होता है दोस्तों, और भारत के संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है वो मंत्री के स्टेटस का व्यक्ति है, फिर भी उनको पीछे बिठाया जाता है और ये केवल अपमान करने के लिए। लेकिन केरल में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा वालों को बताया है कि नेता विपक्ष को कैसे सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ साथ ईडी ने अब आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई किया है दोस्तों। दीपक सिंगला को 155 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड का ये पूरा मामला है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार ईडी टीम ने सोमवार को सुबह गोवा और दिल्ली में दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमरीक गिल और अन्य लोगों से जुड़े हुए 7 ठिकानों पर छापेमारी की है और जांच के दौरान मिले दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर दीपक सिंगला को हिरासत में भी लिया गया है दोस्तों। ईडी का कहना है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा पूरा मामला है। कुल मिलाकर दोस्तों गोवा में आम आदमी पार्टी अपने
अपने चुनाव प्रचार को काफी जोर शोर से कर रही है और गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन अगर बना लेगी तो स्थिति एकदम बीजेपी के लिए खराब हो सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों गोवा में आम आदमी पार्टी की फंडिंग रोकने के लिए ये कार्रवाइयां हो सकती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट संभालने वाले चार्टर अकाउंटेंट कहे जाने वाले राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं दोस्तों। तो वो सारी बातें बता रहे होंगे और कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को इसीलिए ईडी के थापों का सामना करना पड़ रहा है जो आम आदमी पार्टी के एक तरीके से फाइनेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के नेता जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है दोस्तों। संसदीय समिति पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा और राज्यसभा सभापति को भेजे गए नोटिस में राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने कहा नीट यूजी रद्द होने के बाद 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की जो संसद के प्रति अवमानना को प्रकट करती है। धर्मेंद्र प्रधान की बात चल रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का जो घमंड है पूरे मामले पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का दोस्तों जुड़े रहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लगातार सारी अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। देख रहे थे आज की सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दोस्तों, और इसी तरीके की अपडेट आप तक भी लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए इसी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।